आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं चंद्रशेखर सिंह आपके बीच उपस्थित हूँ। आज जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहाँ से आगे का सिलसिला शुरू करते हैं। हम लोगों ने अभी पिछली कक्षा में महाराष्ट्र राज्य में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं उनकी चर्चा की थी। आपने देखा कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या कैसे किया, उसकी संक्षिप्त झलक आने वाले प्रश्नों के साथ आपने देखा। मित्र मेला और बीडी सावरकर जी से स्थापित किया था और एक संस्था, और आपने देखा कि नासिक षड्यंत्र केस, जैक्सन की हत्या जो की गई, उन सब चीज़ों को आपने देखा। और हमने ये जिक्र किया था कि आज इधर पश्चिम बंगाल, ये आप चित्र में देखिए, तो पश्चिम बंगाल में क्या कैसे घटनाएं हुई हैं उसको हम देखते हैं। तो आप मूल चीज़ ये समझिए कि जो क्रांतिकारी लोग थे उनका मूल मंतव्य था कि अपने लोगों माने आम जन को अपने विचार से, भाव से परिचित कराएं। क्या विचार भाव थे? यह कि इन अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना चाहिए, इनका न्यायपूर्ण शासन, शोषणकारी शासन हमारे लिए और हमारे देशवासियों के लिए अहितकर है, मेरी गरीबी और परेशानी का कारण है, तो इन्हें जाना चाहिए। अब इसी बात को वो अपनी पत्रिकाओं में और किताबों में लिख करके जनता के मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालना चाह रहे थे और इसी के लिए किताबें भी लिखते थे। साथ ही अपने लोगों में जोश जगाने के लिए, उत्साह जगाने के लिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, वो लोग क्या करते थे, बीच बीच में अंग्रेज अफसर या जो भी न्यायाधीश, जो भी उच्च अधिकारी थे, जो बड़े सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, उनकी हत्या कर देते थे या उनको गोली मार देते थे, इस भाव से कि जिससे हमारे लोगों में यह लगे कि हमारे नए लड़के कुछ भी कर सकते हैं। अंग्रेज़ों को यह लगे कि ये नए लड़के जब उच्चाधिकारियों को, न्यायाधीशों को गोली मार दे रहे हैं, इनको कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो फिर हमारी क्या बुनियाद है, माने उनमें डर पैदा हो जाए। एक तो हमारे लोग इस कृत्य में हमारे साथ रहें, माने जनता हमारे साथ रहे। दूसरी चीज़ है कि अंग्रेज़ों में डर पैदा हो जाए, और उसका परिणाम क्या होगा, उनका भरोसा था कि यदि हम ऐसा करेंगे कि अपने लोगों को जोड़ सकेंगे और अंग्रेज़ों को में डर पैदा कर सकेंगे, तो वे हमारे देश को छोड़ के अपने यहाँ चले जाएंगे और हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा। इस विचार भूमि में अपने कृत्यों को लोग कर रहे थे। अब आप देखेंगे, ये देखिए दक्षिण भारत का एक तरह से नक्शा है, ये बंगाल राज्य है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये वारेंद्र घोष, एक संस्था बन रही है, अनुशीलन समिति, इसका बड़ा महत्व है और ये प्रश्न बार बार बनता भी है। और यह किस सन में स्थापित हुआ, तो 1907। ये वही सन है जब आपको ख्याल होगा 1907 मुंह में आते ही आपके ध्यान में, स्मरण में होना चाहिए कि 1907 वह वर्ष है जिस वर्ष सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है और कांग्रेस वहाँ विभाजित हो रही। तो आप ज्ञान को एक दूसरे से लिंक कर पाएंगे। और यह कलकत्ता में ये संस्था स्थापित होती है। संस्थापक इसके, देखिए आप समझिए बात को, संस्थापक इसके दो लोग हो रहे हैं, एक वारेंद्र घोष और दूसरे भूपेंद्र दत्त। ये जो वारेंद्र घोष हैं, ये अरविंद घोष के, जो लाल बाल पाल और बिपिन चंद्र पाल और घोष, अरविंद घोष, चार उग्रवादियों के स्तंभ हैं, उग्र राष्ट्रवादियों के, उनके ये छोटे भाई हैं। और भूपेंद्र दत्त को देखिए, ये विवेकानंद, जो नरेंद्र नाथ कहे जाते हैं, नरेंद्र नाथ दत्त, उनके छोटे भाई हैं भूपेंद्र दत्त। इन लोगों ने ये अनुशीलन समिति संस्था स्थापित की और इनका मूल लक्ष्य था कि हम क्रांति करेंगे। ये इनका मूल लक्ष्य था, क्रांति करेंगे, हम लोगों में क्रांति की भावना भर देंगे। और इनका एक ही नारा था, खून के बदले खून। हो सकता है ऐसे आपसे पूछ ले
या जैसे जो सुभाष चंद्र बोस वाला है, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो आपके भ्रम के लिए खून के बदले खून लिख दें, वो भी नारा लिख दें, और अनुशीलन समिति पूछ लें कि किसने लगाया था, या संस्थापकों में से किसी से पूछ लें कि किसका इस नारे पर विश्वास था। तो आपको याद रखना है, खून के बदले खून, अनुशीलन समिति, जिसके संस्थापक वारिंद्र और भूपेंद्र दत्त हैं, इनका नारा था। ठीक, तो अनुशीलन समिति और इसका स्थापना वर्ष, स्थान और संस्थापक और यह नारा, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। फिर वहीं ये जो वारिंद्र घोष हैं, इन्होंने 3 पुस्तकें भी लिखी, 2 पुस्तकें लिखी, एक पत्रिका लिखा। एक लिखा इन्होंने भवानी मंदिर। जो हमारी भवानी है, देवी हैं, एक तरह से वो शक्ति की, साहस की प्रतीक देवी मानी जाती है। तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने भवानी मंदिर लिखा, और दूसरी पुस्तक लिखा इन्होंने वर्तमान रणनीति। इसका तात्पर्य हुआ कि ऐसी दशा में, इस दशा में कैसी दशा है कि अंग्रेजों का शासन है और हम चाह रहे हैं कि यहाँ से हटें, हमारे देश में शोषण न करें, जो उपनिवेशिक शासन यहाँ बनाए हुए हैं उसके बदले यहाँ से चले जाएं। तो क्या हो रहा है कि वर्तमान में कैसी रणनीति हम अपनाएं, और उस समय संचार के साधन थे नहीं, आपको पता है। आज भी आप देखते होंगे कि लोग अपनी पुस्तकें लिखते हैं, किस बात के लिए, कि हमारी बात, हमारे विचार इन पढ़ने वाले लोगों तक पहुंच जाएं। इसके लिए ही किताबें लिखी जाती हैं, और उस समय भी लिखी गई। उस समय तो संचार के उसके साधन इतने ज़्यादा थे नहीं। अब अगर थोड़ा सा स्पष्ट न हो तो बता दें, यातायात का मतलब हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, सशरीर चले जाना, तो यातायात हुआ। और संचार का तात्पर्य हुआ स्वयं न जाइए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बात चली जाए, संदेश चला जाए, आवाज़ चली जाए, कोई सूचना चली जाए, तो यह संचार हुआ। और एक जगह से दूसरे जगह तक स्वयं चले जाइए, चाहे पैदल चल के, चाहे किसी वाहन के माध्यम से, तो ये यातायात हुआ। तो यह स्पष्ट रहे। तो उस समय चूंकि संचार के साधन थे नहीं, तो अपनी बात इस पुस्तक के द्वारा और इस पुस्तक के द्वारा वारिंद्र घोष ने लोगों में फैलाई। क्या फैलाना था? क्रांति के विषय में ही फैलाना था। ठीक, तो ये है, कभी कभी इस रूप में प्रश्न बन जाता है कि भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति, ये जो है सब कुछ आप जान रहे हैं, ये जो है बुक्स हैं, किताबें, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये जो दोनों पुस्तकें हैं, एक किताब है, और एक है युगांतर, ये पत्रिका है। पत्रिकाएं आप देखते होंगे, मासिक भी होती हैं, अर्धमासिक भी होती हैं, माने पाक्षिक होती हैं। तो पत्रिकाओं में भी वही बातें जो समसामयिक हैं, करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, या एक तरह से जो घटनाक्रम चल रहा है उसकी चर्चा हम लोग पत्रिकाओं में करते हैं। डेली रूटीन वाली जो चर्चा होती है उसे हम न्यूज़पेपर में करते हैं। जो कुछ अस्थायी स्तंभ होते हैं, जिनको जानना समझना लोगों के लिए आवश्यक होता है, उनको हम किताबों में लिखते हैं। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि युगांतर पत्रिका है, और वारिंद्र घोष ने भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति पुस्तक लिखी। युगांतर पत्रिका ने कहा, उस समय भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी। उसने कहा कि हमारी स्वतंत्रता का हल हमारे पास ही है। उसने कहा कि हम 30 करोड़ लोग अपने दोनों हाथों को ऐसे उठा लें तो कितने हुए? 60 करोड़ हुए, और ये मुट्ठी भर अंग्रेज हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। इससे तात्पर्य है, इनका विश्वास था कि अगर हमारे 30 करोड़ लोग एकजुट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, और पूरे मन से, माने खड़े, दोनों हाथ उठाने का मतलब है अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो फिर क्या मजाल है कि मुट्ठी भर अंग्रेज हम पे शासन कर सकेंगे या हम पे रोक सकेंगे। यद्यपि वो आग्नेयास्त्र या अच्छे अच्छे संसाधनों से लैस थे, और लोगों में डर भी एक तरह से पैदा किए हुए थे, लेकिन इस युगांतर पत्रिका ने जोश भरा। उसने कहा कि हमारी समस्या का हल मेरे पास है, अगर हम लोग इकट्ठे हो गए तो निश्चित रूप से अंग्रेज़ों को भगा देंगे। तो ऐसी चीज़ों से हमारे लोगों में, आम लोगों में
जिनको एक तरह से अपने से सिर्फ मतलब था, अपने दैनिक जीवन से मतलब था। यद्यपि दैनिक जीवन भी उनका पीड़ादायक था, फिर भी इस स्तर तक उनकी सोच नहीं पहुंच पाती थी कि हम भी कुछ करें या इस वर्तमान समस्या को हम अपने प्रयास से हल करके बदल सकते हैं। ऐसे लोगों में इस पत्रिका ने बड़ा जोश भरा। तो यह भवानी मंदिर वर्तमान रणनीति और युगांतर पत्रिका, इसका आप ध्यान रखेंगे। और इस युगांतर पत्रिका ने जो लिखा था, एक तरह से नारा दिया था, उसका आप ध्यान रखेंगे। और कौन किए थे? यही वारिंद्र घोष 3 बुक्स लिखे थे। तो ये है, इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर आपने देखा कि यहाँ 2 पत्रिकाएं लिखी गई हैं। एक देखिए संध्या है, यह भी लगभग क्रांति की ही पृष्ठभूमि पे लिखी गई थी। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ये पत्रिका भी, जैसे लोग क्या करते हैं प्रश्न सेटर, मान लीजिए संध्या ऐसे छाप दिए, ठीक, संध्या छाप दिए, कर्मयोगी छाप दिए, और इधर इनके लेखकों के नाम और 2 पुस्तकें और मान लीजिए कोई, जैसे वंदे मातरम हम लेने रहे हैं। और इसमें संस्थापकों के नाम जो हैं उन्हें अलग अलग छाप देंगे, अलग अलग लिख देंगे और कहेंगे कि इसमें मिलान करिए, या कहेंगे कि कौन सी इसमें सही है, या 3 बिल्कुल सही रहेगी, कहेंगे कौन सी इसमें सही नहीं है। तो अगर हम अपनी पुस्तकों को, पत्रिकाओं को समझ रहे हैं कि कौन किसने लिखा है, जैसे संध्या है तो ब्रह्म बांधवोपाध्याय, वंदे मातरम और कर्मयोगी, ये दोनों अरविंद घोष ने लिखी थी। कौन अरविंद घोष? यही जो 4 स्तंभों के एक प्रमुख स्तंभ थे, वही अरविंद घोष ने वंदे मातरम और कर्मयोगी। कर्मयोगी का मतलब यह है, वो यह जताना चाह रहे थे कि हमें अपने कर्म में विश्वास करना चाहिए। जैसा कि हमारी गीता कहती है, हमें अपने कर्म में विश्वास करना चाहिए। क्या फल होगा, हम करेंगे तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा, हम कोशिश करें भी शायद निष्फल न हो जाए, इस टाइप के जो ऊहापोह हैं उनसे बचने के लिए उन्होंने ये कर्मयोगी पुस्तक लिखी और ये वंदे मातरम, अरविंद घोष। तो ये पुस्तक आप ध्यान रखेंगे। फिर आपने देखा रहा हो कि बंगाल में, तत्कालीन बंगाल में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश हुआ है वह, प्लस उड़ीसा, प्लस बिहार और कुछ असम का क्षेत्र, ये सब का सब बंगाल प्रेसिडेंसी या बंगाल के रूप में था। एक स्थान है वहाँ मुजफ्फरनगर, वहाँ के एक किंग्सफोर्ड रहते हैं, इनकी हत्या का प्रयास 2 लोग करते हैं। कब? 30 अप्रैल 1908 को, माने 1908 के चौथे महीने में, अंतिम में। कौन कौन लोग हैं वो 2 लोग? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। अब ऐसे सहज वे में यदि आप पढ़ लेंगे कि किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास हुआ प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया, तो चलिए ठीक है किया। ये क्या किए, जब चूँकि अधिकारियों की हत्या हो रही है, अभी हमने चर्चा करी कि अधिकारियों की जो हत्या हो रही है, हमारे नवयुवक कर रहे हैं, इस नाते कि अंग्रेजों में डर पैदा हो जाए, उस डर के लिए कर रहे हैं, किंग्सफोर्ड की हत्या कर रहे हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। तो इसमें विशेषता ये है कि जब दबाव पड़ा अंग्रेजी शासन का, तो प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, इन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। इन्होंने यह स्वीकार किया कि हम जान दे देंगे लेकिन जीवित नहीं पकड़े जाएंगे, ठीक। तो प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस जो हैं ये पकड़े गए और इन्हें फांसी पर लटका दिया गया, और सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले लोग रहे, सबसे कम उम्र के, माने एकदम बिल्कुल नई उम्र में, जब कोई ठीक से समझ भी नहीं पाता, खेलने खाने का एक तरह से टाइम रहता है, तो खुदीराम बोस
अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए ये जो है फांसी पे लटक जा रहे हैं। कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा बलिदान है, अब आप देख सकते हैं। अब इसमें आपका मामला फंसेगा कहाँ? जैसे आपने कोई अगर उसको सट से दिमाग में नहीं बैठाया है तो होगा ये कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, आपको याद आएगा कि किंग्सफोर्ड की हत्या मुजफ्फरनगर जनपद के थे, जो बिहार का उत्तर में एक जनपद है मुजफ्फरनगर, वहीं के अफसर थे ये। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने हत्या तो की, लेकिन आपको फिसलन ये होगी कि प्रफुल्ल को फांसी हुई कि खुदीराम को फांसी हुई। यहाँ आपके दिमाग में थोड़ी फिसलन आने लगेगी। तो उसका हल ये देना है कि प्रफुल्ल चाकी ने जो सुसाइड करी थी, अपने को गोली मारी थी। तो आप ऐसे उसको सेट कर सकते हैं, अगर आपका थोड़ा सा वो बैठे। इनका नाम हम थोड़ी देर के लिए रख दे रहे हैं प्रफुल्ली, और इन्होंने क्या करी, प्रफुल्ली गोली। ऐसे माने प्रफुल्ली ने सुसाइड किया, कैसे किया, स्वयं को गोली मार लिया। तो प्रफुल्ली और गोली, ये आपको ध्यान रखना है, तो आपको याद आ जाएगा। क्योंकि आपके दिमाग में जब थोड़ी फिसलन होगी और कहीं हल्का सा आपने एक तरह से कील ठोका है या सहारा लगाया है कि यह चीज़ प्रफुल्ली और गोली, माने प्रफुल्ल चाकी ने अपने को गोली मार के आत्महत्या कर ली। और जो खुदीराम है, राम भरोसे मान लीजिए, ये भागे नहीं, या ये जो है उस पर गिरफ्तार किए गए और इनको फांसी चढ़ा दी गई। तो प्रफुल्ली गोली और खुदीराम जो है ये फांसी लगाए गए। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सबसे कम उम्र के थे, माने जिस उम्र में आम नौजवान खेलने खाने और इतने मात्र से ही मतलब रखता है, उस उम्र में ये नए लड़के अंग्रेज जैसे तपे तपाए शासन में अधिकारियों को गोली मार रहे हैं। क्यों? साहस पैदा करने के लिए अपने लोगों में, प्लस अंग्रेजों में डर पैदा करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। ये हमें सीखने की आवश्यकता है कि आज जो हम लोग स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, वो इन सबके योगदानों की बदौलत ले पा रहे हैं। तो हमें इनके योगदान को ध्यान में रखना चाहिए, प्लस आवश्यकता आने पर हम भी कुछ इस टाइप का भाव रखें, इसकी ज़रूरत है। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे कि कई बार प्रश्न बना है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस में कि कौन माने दोनों तो मारे, ये बात आपको स्पष्ट रहेगी, कौन इसमें सुसाइड कर लिया और किसको फांसी दे दी गई। इसको हमने 2-3 बार दोहराया है कि आपके दिमाग में फिसलन न हो। फिर वहीं ये कलकत्ता जो स्थान है ना, उसका एक समय नाम अलीपुर था, बंगाल के नवाबों द्वारा रखा गया था अलीपुर। तो अलीपुर खडेंद्र केस एक हुआ था 18/5/1908 को, माने 18 मई 1908 को। इसी उसमें देख रहे हैं 30 अप्रैल है, ये 18 मई है, 18 मई 1908 को हुआ था। और इसमें अवैध शस्त्र रखने से संबंधित ये मामला था, अलीपुर खडेंद्र केस। इसमें एक नरेंद्र गोसाई रहते हैं, ये अंग्रेजों से मिलकर के सरकारी गवाह बन जाते हैं। अगर अंग्रेजों से मिलकर सरकारी गवाह बन रहे हैं तो इसके मतलब हुआ कि जो 34 की संख्या थी, 34 लोगों पर इसमें अभियोग दर्ज हुआ था खडेंद्र में कि इन लोगों ने अवैध शस्त्र रखा हुआ है। आज भी आप कोई शस्त्र रखें तो उसके लिए क्या होता है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत लाइसेंस हासिल करिए, फिर आप कोई आग्नेयास्त्र लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आप बंदूक खरीद रहे हैं, तो ऐसे थोड़े है कि आप चले जाएंगे दुकानों से बंदूक खरीदेंगे, ले आकर घर में रख लेंगे। वो अवैध है, विधि विरुद्ध है, गलत है। उसके लिए क्या होगा कि पहले आपको लाइसेंस हासिल करना पड़ेगा। लाइसेंस तो अंग्रेजी का शब्द है, उसके लिए शब्द है अनुज्ञा। अनुज्ञा मतलब आप शासन से अनुमति लीजिए और शासन आपके चाल चलन योग्यता को देखेगा, उसके बाद फिर आपको अनुमति देगा। और आप अनुमति माने लाइसेंस मिलने के बाद आप शस्त्र लेते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, उस जमाने में अलीपुर खडेंद्र केस में 34 लोग अवैध शस्त्र रखने के एक तरह से दोषी पाए जा रहे हैं। और इसमें सीखने समझने वाली बातें हैं कि ये जो नरेंद्र गोसाई हैं,
हमारी उर्वरा भूमि में कभी कभी कुछ खरपतवार भी उगे रहते हैं। तो ये नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गए थे। तो हमारे लोगों ने सोचा कि अगर यही गवाही देगा तब तो हम लोगों के लिए अहितकर हो जाएगा। तो नरेंद्र गोसाई को सत्येंद्र नाथ घोष, घोष है, बोस ज़्यादा चल रहे हैं, आप जरा ध्यान रखिएगा। ये सत्येंद्र नाथ ने इन्हें सत्य की एक तरह से बात बताई, परिभाषा मैंने दिलाई कि आप चुप रहिए, नहीं तो आपको जो है हम लोग उड़ा देंगे, और उड़ा दिया। तो नरेंद्र गोसाई को सत्येंद्र नाथ घोष ने गोली मार दी, कहे जाइए आप खत्म हो जाइए। तो ये है कब हुआ। जैसे इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, किंग्सफोर्ड, जैसे देख लीजिए आप, किंग्सफोर्ड, ठीक। अब यही 30/4/1908, ठीक। एक विकल्प। दूसरे में अलीपुर खड़ेंत्र, इसकी डेट 18/5/1908। ऐसे 4 विकल्प देंगे, एक कोई इसमें गलत कर देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन इसमें सही नहीं है। तो आपको इनको डेट सहित 30 अप्रैल 1908, 18/5/1908, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपका मन कहेगा कि इतनी डेटें हैं, हम कैसे याद करेंगे। तो उसका एक तरीका है कि चीज़ों को ऐसे सिलसिले से जब आप लिख लेंगे और एक मन मस्तिष्क में भाव बैठा लेंगे कि अप्रैल महीने के अंतिम समय में यह घटना हुई, फिर उसके आगे ये हुई। और दूसरी चीज़ ये है कि विद्या तो अभ्यास की चीज़ है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि विद्या बिना अभ्यास के विष के समान हो जाती है। तो इस चीज़ को हमें अभ्यास भी थोड़ा सा करना पड़ेगा और अपने नोटबुक में थोड़ा तारतम्यता से लिखना पड़ेगा। आपने देखा ना, ये 30 अप्रैल की घटना है, तो मई की घटना है, ऐसे आपको रखना पड़ेगा और थोड़ा दिमाग में बैठाना भी पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो इतनी घटनाएं इधर की रही हैं, इतनी घटनाएं इधर की रही हैं। ये देखिए संध्या है, वंदे मातरम है, ये दोनों लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है, कौन कौन लिखा, ये वाली घटना याद रखनी है। इसमें ये विशेष तौर पे ये ज़्यादा फिसलता है, इसकी आप कोई वो बैठा लेंगे, खैर कुछ हमने बताया भी है। और फिर ये देख रहे होंगे कि ये हमारा है एक तरह से दिल्ली राजधानी है ना। दिल्ली में भी घटनाक्रम कैसे हो रहे हैं दिल्ली में कि कलकत्ता से राजधानी चेंज हो रही है, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आ रही है। कब? 23 दिसंबर 1912। अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल का विभाजन रद्द करके उसको यूनाइट किया गया, साथ ही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बदला गया, ये आपको पता है। अब क्या हुआ कि उस समय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ये वायसराय थे, हम लोगों ने कई बार चर्चा करी है। इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता से दिल्ली जब जा रहे हैं तो बड़े समारोह पूर्वक जा रहे थे, और चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1912 की घटना है। ये रास बिहारी बोस ने प्लान बनाया। अब बोस आ गए हैं, घोष नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। देखिए अभी जब वो हुआ था तो हम रास बिहारी घोष कह रहे थे, ये बोस हैं, एक तरह से बास मान लीजिए कि बॉश हैं ये। तो रास बिहारी बास ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि इसके ऊपर हत्या कर दी जाए, इसको मार दिया जाए। लेकिन जो बग्घी थी जिसमें सवार होकर समारोह पूर्वक जा रहे थे, उसमें एक कैनेडी दंपत्ति बैठे हुए थे जो भारतीयों से एक तरह से सहानुभूति रखते थे, तो उनकी हत्या हो गई, ये लॉर्ड हार्डिंग बच गया। लेकिन जो वायसराय है उस पर समारोह के बीच हमारे लोग उनकी हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या समझ पा रहे हैं? कम साहस की बात है? बड़े साहस की बात है।
एक तो समारोह में जा रहे हों तो पूरी व्यवस्था से जा रहे हैं, इतने लोगों के बीच समारोह तो एक दो लोगों से तो होता नहीं है, समारोह पूर्वक जा रहे हैं, पूरे ठाट बाट से जा रहे हैं, पूरे सैनिक साजो सामान से जा रहे हैं। अब हमारे लोग उनकी हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, सोचिए कितने साहस की बात रही होगी, और सब कम उम्र के, आप समझिए, सब कम उम्र के। तो रास बिहारी बोस ने प्लान बनाया, और इसमें ये देखेंगे आप नाम, ये बसंत विश्वास बाल मुकुंद। अब आप कैसे ध्यान रखेंगे, बसंत बाल, तो अवध और अमीर, ये चार लोग बसंत विश्वास बाल मुकुंद अवध बिहारी अमीर चंद, ये चार के चारों को इस केस में फांसी दे दी जाती है। अब इन्हीं चारों का नाम बसंत विश्वास बाल मुकुंद अवध बिहारी अमीर चंद, इनका किसी तरह से आप ऐसे सेटिंग करिए, इनका नाम आपकी जुबान पे रहे। जब भी हम मान लीजिए कह दें